हेलो हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी वीडियो के अंदर हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके माध्यम से जो हमने पहले कंसेप्ट सीखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी है। थोड़ा सा और अच्छा आपको आइडिया आएगा कहाँ पर हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए और एक नए तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं लेक्चर के एंड में, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पेन नोटबुक ले लो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद निकाल पाएंगे, एक आधा नहीं भी निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चाहे आप निकाल पाओ ना निकाल पाओ, मेरा सोल्यूशन जरूर देखो हमेशा की तरह। ठीक है, तो चलिए जी। ए मनी लेंडर बोरोज मनी एट 4% पर एनम एंड पेज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। 4% के हिसाब से एक बंदे ने रुपये लिए, मैंने 4% से रुपया ले लिया। अब मैं आगे जितने ज़्यादा परसेंट पर दूंगा उतना ही मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो आगे मैंने कितने परसेंट पर दे दिया, आगे मैंने रुपया जो है 6% पर एनम पे दे दिया। कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है कि डायरेक्टली 6% हम नहीं चेक करेंगे, और यहाँ पर बात हो रही है एंड रिसीव्स द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इन दिस वे ही गेन्स दिस मच इन ए ईयर। 1 साल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मैंने ब्याज लगाया है वो हर 6 महीने में 3% का लगाया है, मैंने जो आगे रुपए दिए हैं ना। तो जब आप यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाओगे कि भैया इफेक्टिव रेट कितना है, तो वो आपको क्या दे देगा, 6.09%। बहुत ही ईजी है, हम मन में कर सकते हैं इतना कि 3%, 3%, 3 और 3 6, 3 3 9 बटे में 100, 6.09%। तो मुझे हर साल 6.09% ब्याज मिलेगा और आगे मैं दूंगा 4%। मैंने 4% पे रुपए ले रखे हैं, तो मेरे को हर साल फायदा हो जाएगा 2.09% का। और ये बंदा बोल रहा है इतने रुपए का फायदा हुआ। तो 2.09% की वैल्यू ये है, और वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ, तो बता देंगे इतने परसेंट की वैल्यू ये, तो 1% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू ये 5,000। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पर मान लो आपको मन में ये आया कि सर मैं तो रेशो मेथड से कर रहा था 2 साल का, आप वैसे भी कर सकते हो, बट चीज़ें कितनी आसान है। 3%, 3%, 3 और 3 6.09। पिछली क्लास के अंदर यहाँ पर 6% की जगह जब 5% था तो हाफ ईयरली रेट है वो 2.5% हो गई थी। ये थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, तो हमने रेशियो मेथड से कर लिया वहाँ पर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम मेंटली देख पा रहे हैं तो ठीक है, इफेक्टिव रेट बहुत ही बढ़िया मेथड है ना। ये देखो, ए मैन बोरोज सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम ए प्राइवेट फर्म एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम पर उसने रुपए लिए। ही लेंट 50% ऑफ द मनी, 50 जितना उसने लिया था उससे आधा ही उसने दे दिया टू ए सेकंड मैन एट द रेट ऑफ 10% CI पर एनम। ठीक है, 10% रेट है CI पर एनम। इन सच्चे वे कंपाउंडिंग कितनी हो रही है भाई, CI per annum in such a way he gains 3,205 after 4 years. Find how much money the man borrowed from the private firm. तो यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि कंपाउंडिंग कितने टाइम के बाद हो रही है, तो हम बाय डिफॉल्ट ईयरली मानते हैं जब इसने बताई नहीं है तो। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम के अंदर मेंशन करता है। तो उसने आगे से जो रुपया लिया, यहाँ पर 4 साल की बात हो रही है, तो इसको आप 1 साल में रिड्यूस नहीं कर सकते। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं इसको 1 साल में रिड्यूस कर देता था, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल में जो लगता है ये नहीं है कि 1 साल में उसका 1/4 लगता है, ब्याज पे ब्याज जुड़ता रहता है। तो 4 साल की सिचुएशन ही हमें कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10% पर एनम के हिसाब से 4 साल में कितने परसेंट ब्याज लग जाएगा, 46.41%। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ जो 50% मनी है उसका 46.41% है, यानी कि जो आधे रुपये हैं उसके ऊपर उसको इतना ब्याज मिल रहा है। लेकिन हम जो ब्याज कैलकुलेट करेंगे वो पूरे रुपए के हिसाब से करेंगे कि पूरे रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है। आधे रुपए के ऊपर अगर मैं देखूं तो 46.41% ब्याज हो गया, तो पूरे रुपए को बेस मानूंगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसका हाफ। तो ब्याज कितना हो जाएगा, इसका हाफ। और सिंपल इंटरेस्ट से उसने रुपए लिए हैं 5% के हिसाब से, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वो देगा 20% रुपए, 20% रुपए वो आगे देगा।
और उसको जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, इसका हाफ, यानी कि 23.205% रुपये उसको मिल रहे हैं। ठीक है, 50% रुपये के ऊपर वो इतने परसेंट कमा रहा है, बाकी 50% के ऊपर वो कमा ही नहीं रहा है ना? तो पूरे रुपए के हिसाब से देखोगे तो आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को मान लो परेशानी हुई होगी कुछ स्टूडेंट को पक्का, ये ऐसे कैसे कर दिया, अदरवाइज तो जो मैंने बताया है वो समझ में आना चाहिए। और हाँ, अगर ये डाउट आ जाए इस 50% की जगह 60% कर दे या फिर बाकी मनी को अलग ब्याज पे दे दे, सर फिर क्या होएगा, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स आएगा नहीं, बट अपने लेवल का इक्वेशन वो भी कैसे कि 50% मनी जो है वो उसने दे दिया, 50% मनी इस रेट से बढ़ रहा है, बाकी का 50% मनी मान लो वो भी वो दे दे अलग रेट पर, लेकिन इस केस में वो 0% से बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं रहा वो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक हिस्से के ऊपर ब्याज लगा इतना, यानी कि 1 इंटू दिस, एक हिस्से के ऊपर ब्याज लगा इतना, यानी कि 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, वेटेड एवरेज से कर सकते हो। ये हमने परसेंटेज के अंदर भी कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो अगर वो इस परसेंटेज को बदले 50 60 40 कर दे, 30 70 कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ब्याज पर दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? या फिर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली ये चीज़ समझ में आपको आ जानी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। तो भाई कितने परसेंट का फ़ायदा कमा रहा है वो, तो वो यहाँ पर वो कमा रहा है 3.205% का। प्रिंसिपल के इतने परसेंट की वैल्यू कितनी है, इतनी है। आपको इसका 1000 गुना दिख रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, इसका 1000 गुना, यानी कि 1 लाख रुपए। 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए। A principal P becomes Q in 2 years when compounded half yearly. हाफ ईयरली कंपाउंड हुआ है R% पर एनम पे। अगर पर एनम की रेट R% है तो 6 महीने की रेट कितनी होगी भाई साहब, 1 साल की R है तो R/2। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, P रुपए थे वो Q रुपए बन गए 2 साल के अंदर, जब हमने R/2% 6 महीने में इंक्रीज किया, तो हर 6 महीने में R/2% इंक्रीज किया। और यही P रुपए Q रुपए बन गए जब हम आगे पढ़ेंगे। अगर वो S% पर एनम से कंपाउंडेड एन्युअली देता है तो P रुपए के Q रुपए बन गए। अगर सालाना कंपाउंड करता है S% की रेट से P रुपए Q रुपए बन गए। एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि S% की रेट लगाओगे और एन्युअली कंपाउंड करोगे तो भी रुपया उतना ही बढ़ जाता है, P से Q हो जाता है, या R/2% की रेट लगाओगे है लेकिन सेमी एन्युअली, मतलब कि हर 6 महीने में R/2% बढ़ाओगे तो भी P से Q हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं 2 तरीके से इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक तो अंडरस्टैंडिंग से बताऊंगा, एक फिर हम मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊंगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है, देखो यहां पर 1 साल में कितना बढ़ रहा है, ये 1 साल में ये S% बढ़ रहा है, फिर अगले 1 साल में S% बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे 2 साल की सिचुएशन कंपेयर ना करके 1 साल की कर रहा हूं, इसको भी मैं 1 साल में देख रहा हूं। ठीक है, या फिर रुको वो फिर से मैथमेटिकली हो जाएगा, मैं एक बार विजुलाइज करके आपको बताना चाहता हूँ, कैसे समझाऊँ ये मैं सोच लूँ एक बार। ये छोटा ही होएगा, ऐसे ही समझाना पड़ेगा, चलो ठीक है। देखो अगर आप 1 साल में डायरेक्टली S% बढ़ा दे रहे हो, फिर अगले 1 साल में डायरेक्टली S% बढ़ा दे रहे हो, एन्युअली आप इसको कंपाउंड कर रहे हो, यहाँ पर आप 6 महीने में R/2% बढ़ा रहे हो अगले 6 महीने में, तो सालाना इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है यहाँ पर ओवरऑल सालाना, तो इन दोनों रेट को कंबाइन करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो जब आप इनको इस फॉर्मूले से कंबाइन करोगे R/2 + R/2, R% + R² बाई, तो ये क्या हो जाएगा R/2 अपॉन 100, तो R² 400, टोटल इतने परसेंट। तो देखो भाई यहां पर मैंने S% इंक्रीज किया तो सेम इंपैक्ट आया जब मैंने यहां पर R + R² 400% इंपैक्ट इंक्रीज किया। तो R बड़ा है या S बड़ा है, देखो R के अंदर को जोड़ने के बाद S आ रहा है, इसका मतलब R छोटा है, R इज लेस देन S। तो ये मैथमेटिकली हमने देख लिया है कि R के अंदर को जोड़ने के बाद S आ रहा है ना,
ये परसेंटेज और ये परसेंटेज बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी रुपए उसी हिसाब से ग्रोथ हुए हैं। एक साल में अगर हम इस परसेंट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक साल में हम इतने परसेंट बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से ग्रो हुए हैं। तो ये जो परसेंटेज है और ये परसेंटेज से बराबर है। या फिर अदरवाइज जो मैं बोल रहा था कि आपको डायरेक्टली भी पता लग सकता है। डायरेक्टली इसलिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम साल में कंपाउंड कर रहे हैं और सेम इम्पैक्ट आ रहा है। आप बोलोगे जी हाँ सेम इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब हम 6 महीने में कंपाउंड करते हैं तो ग्रो होने की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्याज है वो 6 महीने में ऐड कर देते हैं हम प्रिंसिपल में। 6 महीने में ब्याज ऐड कर देते हैं, 6 महीने में ब्याज ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर 1 साल में ऐड कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है जब आप 6 महीने में कंपाउंड करते हो उसी रेट से। उसी रेट का मेरा मतलब क्या है, अगर आप सालाना डायरेक्टली 10% कंपाउंडिंग कर लो, या फिर अब तक इतना तो आप सीख ही चुके हो, या आप रेट तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी 10% पर एनम है, यहाँ पर भी 10% पर एनम है, पर एनम की रेट तो सेम ही है, लेकिन 6 महीने में 5% बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल 10% बढ़ता है, यहाँ पर 10.25% बढ़ता है। तो जब हम 6 महीने में कंपाउंडिंग करते हैं तो मनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तो अगर आप 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो तो भैया आपको छोटी रेट चाहिए, छोटी रेट चाहिए सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। छोटी रेट से ही काम चल जाएगा। आर इज लेस देन एस, मतलब मैं डायरेक्टली इसको मैंने ऐसे देख लिया था, ठीक है। मेरे ख्याल आप भी ये समझ गए होंगे, अब तक इतनी समझ डेवलप हो गई होगी, तो ये सारा गेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इतना सारा लिखने की। द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन ए सम ऑफ रुपीज़ 30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर 2/3 years इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। इंटरेस्ट जो है ईयरली कंपाउंड हुआ है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके थ्रू भी कुछ सीखेंगे। तो 15, इसको कई तरीक़ों से हम कर सकते हैं, बट बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, इफेक्टिव रेट वाला रहेगा, ठीक है। 15% पर एनम ब्याज लग रहा है और कंपाउंडेड ईयरली है, तो पहले साल जो ब्याज लगेगा, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वो 15% होगा। अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 15% होगा, और अगला साल हमारे पास पूरा नहीं है, सिर्फ 2/3 है अगले साल का, तो जो ब्याज लगेगा वो 10% होगा, ठीक है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो भैया 15 और 15 32.25 देख पा रहे हो। 15 15 30, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225/100 होएगा 2.25, तो 30 + 2.25 ये आप डायरेक्टली करने के एबल होने चाहिए। अब इनके ऊपर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 32 और 10 42.25, और अब जुड़ेगा क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 100। मन ही मन में देखो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गई, ये पॉइंट एक के बाद और बढ़ जाएगा, तो 3.225 मैं कर सकता हूँ, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप 3 डेसिमल तक जा रहे हो, इतनी टेंशन मत लिया करो, इग्नोर कर दो। 5 और 2 7, 2 और 2 4, यही सिखाने के लिए क्वेश्चन लिए हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो इजी है, यही सिखाने के लिए। बच्चे इतनी टेंशन लेके बैठे रहते हैं, भाई आप यहाँ पर 5 लिख रहे हो तो आप 0.005% कर रहे हो। इतना भयंकर काम नहीं करने लगे हैं एग्जामिनर, ठीक है, और ना ही वो करेंगे। और ये हो गया 45, तो हमने इतना परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, मैं सिर्फ 45% निकालता हूँ। अगर मैं उससे आंसर को टिक कर पाऊंगा तो कर दूंगा, नहीं तो आगे वाला 0.47 भी निकाल लेंगे। पहले ही सारा क्यों निकालें, ठीक है। तो पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन एक मैंने आपको करवाया है ना, और एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन था वो भी और ये भी, और इससे आगे एक और क्वेश्चन करेंगे वो भी। तो 45% हमने निकालना है। तो इसका 1% कितना है, इसका 1% भाई साहब 300, तो 300 × 45 करोगे 45 थी 135 होता है, तो ये 45% है 13,500, तो 45% से थोड़ा सा बड़ा ही होएगा, 13,500 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। ये रहा, ये नहीं है कि भाई इतना बड़ा, भाई 45% इतना है, आपने इसके बाद 0.47% जोड़ना है, 1% भी नहीं जोड़ना आपने इसके बाद, और 1% की वैल्यू 300 है, आपको लगभग आधा % जोड़ना है। 0.47 = 0.5, लगभग आधा %, तो आधा % की वैल्यू 150 है अगर ज़्यादा ही पास जाना चाहो तो। और मैंने क्या किया, मैंने 0.47 जोड़ने के बजाय 0.5 जोड़ दिया, 13,650 थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए है। कई बार मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, हम याद नहीं रखते चीज़ों को कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ऐसे याद रख के मैथ्स थोड़ी होता है। ज़रूरी चीज़ें याद रखी जाती हैं, ऐसे क्वेश्चन याद नहीं रखे जाते। तो अगर 45% की वैल्यू ये है तो आप 0.45% की वैल्यू तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है,
45% के बाद 2 के बाद 0 लगा दो तो 135। इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 45% है, ये 0.45% है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, 13,635 से थोड़ा सा बड़ा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होएगा, मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में ये निकालते ही बात बन जाएगी, ये निकालते ही आपको अंदाजा आ जाएगा ये वाला है। अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा क्लोज कर दिए फिर सिर्फ ये वाला निकाल लो, 0.40% निकाल लो ना, क्यों ही दिक्कत ले रहे हो, उसके बाद अंदाजा आ जाएगा डेफिनेटली। ये करो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज ऑन ए सम ऑफ 4600 फॉर 2/5 years 15% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो पहले साल के लिए ब्याज लगेगा 15%, अगले साल के लिए 15%, फिर पूरा साल है नहीं, 2/5 हिस्सा है, 5 × 15 6%। अब देखो इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट 32.25%, इन दोनों का 38.25 तो हो ही गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया, फिर गुणा करके 100 से डिवाइड करना है, तो मैं एक बार अलग से कर रहा हूँ इनको गुणा। 6 × 25, 25 सिक्के 150 याद है, तो 2 डिजिट को कंसिडर कर लो, 25 सिक्के 150, 2 डिजिट तक लिख दो, 1 कैरी, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 लिखोगे, 1 6 18 और 1 19, 2 के बाद पॉइंट ऑलरेडी है, 2 के बाद और लगाऊंगा क्योंकि डिवाइडेड बाई 100 है, 1.93 को उठा लो, मोर देन एनफ है। 5 और 3 8, 9 और 2 11, 38 39 और 1 40, और सबसे पहले क्या निकालेंगे, 40% निकालेंगे, 18% को बाद में देखेंगे। तो भैया इसका 40% निकालना है ना, इसका 10% कितना है, इसका 10% है इतना, 40% ही निकालना है ना, ठीक ही किया ना मैंने, 5 और 3 8, 9 और 2 11, हाँ ठीक किया, 6 और 2 8, ठीक किया था, ओके। तो इसका 40% कर लो, 0 0 4 × 24 4 × 18,400 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर 18,458 है, 18,485 है। अब यहाँ पर आपको डाउट होएगा कि ये मारूँ या ये मारूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब 0.18% भी निकाल लूँगा मैं। उसका 1% कितना है, उसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगा के आता है 460, है ना। तो 0.18% क्या होएगा, 0.18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट पहुँच रहे होंगे। 18 छिक्के 108, 18 चौके 72 और 10 82, 82.8, 18,482.8, 18,485। हम बिल्कुल एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं वो आंसर, जो दूसरे मेथड हैं CIGP में है उससे, बट वो लेंदी पड़ जाता है थोड़ा सा, फिर क्यों करें, एनफ है, सारे क्वेश्चन को सोल्व करवा देगा। ठीक है, ये निकालने से 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये निकालने से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब तो डाउट नहीं रहा ना 18,482 के बाद कि ये टिक करूँ या ये टिक करूँ ना, ये बताओ भाई। If a sum is increased by 21% after 2 years, then the rate of compound interest per annum, 2 साल में 21%, 10% याद होना चाहिए। क्लियर है। अदरवाइज सर हम कैसे करेंगे अगर हमें याद नहीं है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। हो सकता है भाई 10% का याद है, 12% का याद ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रेट R% है, तो 2 साल में कितनी होएगी, अगर रेट R% है तो 2 साल में हो जाएगी भाई, वो फॉर्मूला लगाओगे 2 बार R% बढ़ाने वाला, 2R + R × R/100 = 21। इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। और कोई तरीका तो मेरे ख्याल नहीं है, ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, तो इसी तरीके से करेंगे। अब मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर 100 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 200R, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा भाई -2100। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं ये आपको इक्वेशन चैप्टर में पता लगेगा, मैं सोल्व कर देता हूँ डायरेक्टली बस। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -2100, ठीक है, यानी कि एक नंबर नेगेटिव है, और सम हो -200, यानी कि बड़े वाला नंबर नेगेटिव है, सम -200 है, तो यानी कि दोनों नंबर्स का गैप 200 है ना। तो 2100 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों नंबर का गैप 200 हो। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि यहाँ से मैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका स्क्वायर निकाल सकता हूँ, जो मैं 2 बार निकाल सकता हूँ। प्रोडक्ट में से मैं उस चीज़ को 2 बार निकालता हूँ, सम में से 1 बार निकालता हूँ। मैं 10 को 2 बार निकाल सकता हूँ, मैंने 2 बार 10 को निकाल लिया। इसमें से मैंने 10 को 1 बार निकाल लिया, सम में से मैं 1 बार छीनता हूँ।
क्यों? क्योंकि मान लो अपने पास 3a है, 5a है, तो इनका सम होगा 8a और इनका प्रोडक्ट होगा 5 दिए 15a स्क्वायर। तो प्रोडक्ट में वही चीज़ 2 बार आ जाती है, स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर छीनोगे, यहाँ से a छीनोगे तो बात बनेगी। तो प्रोडक्ट से मैं 2 बार छीनता हूँ, सम से मैं 1 बार छीनता हूँ, तो क्या हो जाती है, वैल्यू छोटी हो जाती हैं। अब मैंने 21 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच में 20 का गैप हो, तो अब मज़ेदार बात होगी, ये लो 21 और 1। प्रोडक्ट नेगेटिव है तो 1 नेगेटिव होगा, सम -20 है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा। मैंने 10 छीने थे ना, अब इनको 10-10 दे दो बेचारों को, ये लो। अदरवाइज ये देखना, मैं तो याद रख लूँ 210 और 10 2100 का, ये देखो मेरे को दिख रहा है। आप क्या करोगे एग्जाम में, तो ये मेथड इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो भाई अब रेट कितनी होएगी, अब अपनी रेट नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, नेगेटिव रेट पर कोई रुपये उधार नहीं देता, 10% हो जाएगी, ठीक है। नेगेटिव रेट नहीं होएगी, आंसर इज ऑप्शन सी। मैं आपको ऐसे तो रुपये उधार नहीं दूंगा ना कि ये रुपये ले लो, हर साल जितने साल बाद दोगे ना 8% रुपये कम होते रहेंगे, फिर आप दोगे ही नहीं। A man invested rupees 8,000 in a scheme for 3 years at compound interest. The rate of interest for the first 2 years is X% and that for the last year is 20%. If the interest received by him after 3 years is this much, then find the rate of interest for the first 2 years. बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाए कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। देखो 8,000 रुपये हैं, वो पहले X% बढ़े, वो फिर X% बढ़े अगले साल, फिर वो अगले साल कितने परसेंट बढ़े, वो 20% बढ़े, ठीक है। और वो कितने हो गए, 4,696 टोटल बढ़े हैं, मैं इनको जोड़ रहा हूँ, 12,696 हो गए। ओवरऑल सम कितने गुना हो गया ये देखो। देखो जब मनी X% बढ़ता है तो कुछ ना कुछ गुना होता है, जब 10% बढ़ता है तो 11/10 गुना होता है, ऐसे ही X% बढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ गुना होगा। तो मैंने 8,000 को 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया है, X% के लिए जो नंबर बनता होगा उससे, X% के लिए जो नंबर बनता होगा उससे, और 20% के लिए जो नंबर बनता है उससे, तब जाकर ये इतने गुना हुआ है। तो ओवरऑल ये कितने गुना हो गया। मान लो मैं आपको एक बात बोलूं कि 10 रुपये थे, ये पहले कुछ ना कुछ गुना हुए, फिर ये कुछ ना कुछ गुना हुए, मतलब फिर ये 3 गुना हुए, और आज फिर ये हो गए 60। तो बताओ कितने गुना हुए थे यहाँ पर। तो आप बोलो कि ओवरऑल अगर मनी 6 गुना हो गया, भैया यहाँ पर 2 गुना हुआ होगा, यहाँ पर 3 गुना, 3 दूनी 6, तभी 6 गुना हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप ओवरऑल चेंज को, कि दोनों चेंज मिला के 6 गुना है, दोनों चेंज मिला के 6 गुना है, एक चेंज से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो दूसरा ये चेंज आ जाएगा कि अच्छा ओवरऑल 6 गुना हुआ, इसके अंदर 2 चेंज शामिल हैं, कि ये और एक ये, इसमें एक चेंज से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये चेंज आ जाएगा। यही मैं यहाँ पर करूँगा। ओवरऑल मनी कितने गुना हुआ कैसे पता चलता है, हाउ पता चलेंगे, फाइनल बाय इनिशियल, फाइनल बाय इनिशियल। तो ओवरऑल मनी इतने गुना हो गया। मुझे सिर्फ एक चेंज पता है, मैंने 20% बढ़ने का मतलब है 6/5 गुना होना, गुना होना से डील करेंगे, तो मैंने 6/5 से डिवाइड कर दिया, 5 ऊपर चला गया। अब ये जो भी आंसर आया है ये इन 2 चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो X% के कारण A गुना हो रहा है, तो ये A² को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इसको अंडर रूट मार दूंगा, ये पता लग जाएगा कि X% के कारण कितने गुना हो रहा है, वो काट देंगे। ठीक है जी, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36। नीचे मुझे स्क्वायर चाहिए, तो 100 भी एक स्क्वायर होता है, मैं किससे काट दूँ, मैं 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 से भी एक कटेगा पक्का, 8 दूनी 16, स्क्वायर तो इसको बचना ही पड़ेगा तभी स्क्वायर रूट होएगा। 16 कम 16, 16 3 48, नहीं कटा, बेशरम, इसका मतलब नीचे एक 4 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसका स्क्वायर बचता होएगा। वैसे तो मैं इसको अभी भी करके दिखा सकता हूँ आपको, चलो मैं ऐसे ही करके दिखा दूँ, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही आपको बताऊँ। देखो नीचे 1600 बच गया, तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या होएगा, 40। ये थोड़ा सा बड़ा था इसका स्क्वायर रूट, मैं सोचा आपको बताऊँ ना बताऊँ, बता ही देता हूँ आपको, ये मेथड मैंने कैलकुलेशन में बता रखा है। ये 4 का स्क्वायर है और ये 25 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर और 25 से 4 कम, यानी कि 50 से 4 कम, 46 का स्क्वायर है। 46 का स्क्वायर कैसे करते हो, 50 से 4 कम है तो 16, और 50 से 4 कम है तो 25 में 4 घटाते हैं, ऐसे आपको स्ट्राइक हो जाएगा। अदरवाइज स्क्वायर रूट कैसे करते हो मैंने आपको बताया ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ब्याज लग रहा है वो ब्याज लग रहा है 6 रुपये 40 पर। ठीक है, उसने रेट ही पूछी होगी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो 6/40 इंटू 100 कर लो, या फिर परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर कितना, 40 पर 6 रुपये लग रहा है, तो 100 रुपये 40 के 2.5 गुना होते हैं, तो इसका 2.5 गुना कर लो डायरेक्टली। 6 दूनी 12 और 6 इंटू 0.5 3, 12 और 3 15, ऑप्शन सी। ठीक है, ₹16,820 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स ऑफ एज 27 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। दो भाइयों में रुपये बांट दिए गए। दे इन्वेस्टेड देयर मनी एट 5% पर एनम कंपाउंड इन इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट बोथ विल रिसीव इक्वल मनी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। जब वो दोनों 40 साल के होंगे तो उनको बराबर रुपये मिलेंगे। ब्याज बराबर नहीं बताया, ओवरऑल रुपये बराबर मिलेंगे, यानी कि अमाउंट बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 27 साल वाला है ये बड़ा है, 25 साल वाला छोटा है। 27 वाला एल्डर है, एल्डर को ₹E मिले और भैया यंगर को ₹Y मिले, मैंने ऐसे मान। ठीक है, एल्डर के रुपए कितने टाइम के लिए बढ़ रहे हैं? 40 माइनस 27, 13 साल के लिए बढ़ रहे हैं। रेट क्या बताइए? 5%। तो हर साल कितने गुना हो रहे हैं? 5% मतलब 21/20 गुना। हर साल 21/20 गुना हो रहे हैं। और कितने साल है टोटल? 13 साल है, तो 13 बार 21/20 गुना होंगे, तब जाके बराबर हो जाएंगे किसके? अगर यंगर के रुपए 15 साल बड़े हैं, तो इसके रुपए 15 बार 21/20 गुना हुए हैं। 15 साल में इसका अमाउंट ये होगा, 13 साल में इसका अमाउंट ये होगा, मैंने इक्वेट कर दिया। तो ये 13 बार है, इससे 13 बार कट जाएगा, सिर्फ 2 बार रह जाएगा। ठीक है, तो E/Y का आपको रेशियो मिल जाएगा। अब आप बता सकते हो दी शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर इज, या इनके बीच में डिफरेंस क्या है, जो भी। तो एल्डर ब्रदर का शेयर है भाई साहब 441 आउट ऑफ, अगर टोटल वैल्यू 841 है। ठीक है, 841 की वैल्यू वो है, तो वो वैसे तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, इसका डबल। 1 यूनिट की वैल्यू ये होएगी, 441 की वैल्यू ये होएगी। 841 था ना ये, 8820। ठीक है, ये बताओ, पिछला क्वेश्चन आपने कर लिया तो ये कर ही लोगे डेफिनेटली। द सम ऑफ 25220 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स and lent out for 2 year, 3 year, 4 year respectively. If the rate of compound interest is 5%, amount of each part becomes same. Amount same हो जाता है after the completion of time in each case. Find the divided parts of the sum. तो ठीक है, अमाउंट इक्वेट करना है। तो 2 साल में 5% के हिसाब से, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है कि 110% कर दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 बार 21/20 गुना करना पड़ेगा। तो मान लो फर्स्ट वाले केस में जो रुपए लगाए वो A थे, तो 5% रेट है, 21/20 गुना 2 साल में इतना अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में 3 साल के लिए ब्याज लग रहा है तो इतना अमाउंट हो जाएगा। थर्ड वाले केस में 4 साल के लिए ब्याज लग रहा है तो इतना अमाउंट हो जाएगा। अब 2 बार तो हर एक जगह ये मैं काट दूंगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बार बचेगा, यहाँ पर 2 बार बचेगा। अब देखो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम हर एक वैल्यू डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें रेशियो पता लग जाए। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर है, यहाँ पर 21 है, तो मैं 21 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तीनों को। यहाँ पर आ जाएगा 441, यहाँ पर आ जाएगा 21 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 21 से 21 कट जाएगा, 21 इंटू 20 420। 21 के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 21 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर गया, नीचे 20 का स्क्वायर 400 बच जाएगा। ABC का रेशियो मिल गया ये। और उसने क्या पूछा है कि भैया किस रेशियो में डिवाइडेड है, तो देख लो 441 का मल्टीपल होएगा यहाँ पे, कौन सा है, ये रहा। 420 का मल्टीपल होएगा, ये रहा। और 400 का मल्टीपल होएगा, ये रहा। और इन तीनों का सम कितना है, 8 × 24,000 और 1220, वही है। ठीक है, 441 का मल्टीपल और कहीं पर है ही नहीं, देखो है ना, 8,000 के आसपास, तो 441 का मल्टीपल इसका डबल ही है ना। यहाँ क्लियर है जी। ए मैन इन्वेस्टेड, एक क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ए मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है
जब मैं ऐसे करूँ लिखने के लिए, जब मैं प्रिपेयर हूँ, वॉल्यूम डाउन कर दिया करो या ईयरफोन हटा लिया करो, ईयरफोन पे सुन रहे हो। मेरा माइक की सेटिंग इस जेब में रहती है, मैं बंद नहीं कर पाता है इतने जल्दी। हेलो, क्लियर है? मैन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी इन स्कीम ए एट रेट 15% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के बाद जो अमाउंट उसे मिला उसने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो उसने 100 रुपये लगाए थे, 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल में कितने हो जाएंगे? 15 दूनी 30, सिंपल इंटरेस्ट पर 30%, तो 130 रुपये हो गए। अब इसको उसने इन्वेस्ट कर दिया 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो 20% 2 साल के लिए आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 44%, या नहीं दिख रहा? 20 और 20 दो बार होगा तो 20 और 20 40, 20 इंटू 20/100 44%। अब इसको 44% बढ़ाओगे तो इसका 44% निकालोगे। इससे अच्छा एक काम करो, 1000 और 1300 कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है? क्योंकि इसका 44% निकालना ईजी हो जाएगा। इसका 1% 13 हो गया तो 44% हो जाएगा। ये 1% इंटू 44, इतना ब्याज लगेगा। वो बोल रहा है ब्याज इतना लगा, यानी कि इतने यूनिट की वैल्यू दे दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी। और पूछ क्या रहा है? कितने रुपए लगाए थे? तो यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। 11 चौके 44, 11 दूनी 22, 11 चौके 66, ठीक है। 13 दूनी 26, ऊपर 20 है, 4 5 20, 5000 रुपये। ऑप्शन डी। What will be the compound interest on a sum of rupees this after 2 years if the rate of interest for the first year is 4% and that for the second year is 8%? पहले साल 4% ब्याज, अगले साल 8% ब्याज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पहले साल 4%, अगले साल 8%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सक्सेसिव रेट, इफेक्टिव रेट निकालने वाला तरीका लगा दो। 8 और 4 12.32%। 12.32% किसका? इसका। इसका 1% कितना है? इसका 1% है 18.75। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक और चीज़ दिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मान लो इस टाइप का वैल्यूज़ हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहले साल जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है। और हाँ, एक और बात, अब पहले साल 4% लगा है, अगले साल 8%। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पहले साल 8%, अगले साल 4%। आपको नेट ब्याज लगाना है तो क्या ही फ़र्क है? फॉर्मूले के हिसाब से ओवरऑल ब्याज तो उतना ही लगेगा, ठीक है। तो पहले साल ब्याज लगा है 4%, तो आप क्या करो, इसका 4% निकाल लो। इसका 1% कितना है? इसका 1% इतना है, इंटू 4, ठीक है। 18 चौके 72 प्लस 0.75 इंटू 4, ये हो जाएगा 3। तो 75 रुपये ब्याज लगा। पहले साल का ब्याज 75 रुपये है, तो ये हो गया 1950। अब 8% लगाना है, तो इसका 1% कितना है? 19.5 इंटू 8, 19 8 152, 0.5 इंटू 8 4, 156 रुपये ब्याज लगा है। और उसने ब्याज ही पूछा है, तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये सेकंड ईयर का ब्याज है। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 11, 7 और 5 12 और 1 13, 231 रुपये। ठीक है, हम ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं एक साल का ब्याज, जस्ट ये चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। और ऐसे एग्जाम में टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पर कई बच्चे ये टेंशन ले लेंगे कि मैं तो परसेंटेज वाले से करता 12.32 इंटू, मैं ऐसे करता, आपने ऐसे कर दिया। एग्ज़ाम में हमें कैसे पता चलेगा कि भैया कैसे करना है? भाई मेरी इस बात को समझने की कोशिश करना। टीयर 2 के हिसाब से मैं बता देता हूँ। मान लो हमारे पास 100 क्वेश्चन है मैथ के, तो आज तक कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने 100 क्वेश्चंस को बेस्ट वे से किया। मतलब उन क्वेश्चंस को करने का जो बेस्ट वे है, उस वे से आपने, मान लो 100 क्वेश्चंस हैं आपके पास, क्या है, आप किसी क्वेश्चन को बेस्ट वे से कर सकते हो। आप हो सकता है उस क्वेश्चन को बेस्ट वे से ना करो, सेकंड बेस्ट वे से कर दो, है, या फिर थर्ड बेस्ट वे से कर दो, है, या फिर बेस्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पर बेटर कर देते हैं, बेस्ट, बेटर, गुड, है, या फिर करो ही ना, या फिर वेरी लेंदी, वेरी लेंदी,
तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ है जिसने 100 के 100 क्वेश्चन को बेस्ट वे से किया हो, कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसा तरीका नहीं लगाया जो सेकंड बेस्ट हो। इसी मान लो इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका है कि इस वे से ये फास्टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर 100 के 100 क्वेश्चन को आप बेस्ट वे से करोगे तो एवरेज टाइम पता है क्या आएगा? एवरेज टाइम 45 सेकंड से कम ही आएगा किसी क्वेश्चन को करने का, कम एवरेज टाइम, क्योंकि कई क्वेश्चन 5 सेकंड में भी हो जाएंगे बेस्ट वे से। तो 45 सेकंड यानी कि 3/4 ऑफ ए मिनट, तो 100 क्वेश्चन करने में 75 मिनट। 75 मिनट का मतलब है 1 आवर 15 मिनट। आपको एग्जाम में टाइम मिलता है 2 आवर्स का। 1 घंटे 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई नहीं बैठता 100 के 100 क्वेश्चन को, कि 45 मिनट वो खाली बैठा है। 200 में से 200 लाने वाला भी, जब मेरे 200 में से 193 आए तो मेरे को 100 के 100 क्वेश्चन आते थे। ये नहीं है कि इतना सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं आएंगे हैं। 2-3 क्वेश्चन, अब तो मेरे को नंबर्स भी याद नहीं है, कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई और एक क्वेश्चन सिर्फ मैं छोड़ के आया था, मैं 99 करके आया था। ठीक है, वो पता नहीं निकला ही नहीं, घर पे आके मेंटली निकल गया था। बार बार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, उत्तर मैच नहीं हो रहा था, मैं सेम गलती बार बार कर रहा था। तो एग्जाम में हमें करना क्या होता है? एग्जाम में मान लो आज के दिन, मान लो आपने एक बार सिलेबस किया, अब 50 क्वेश्चन बेस्ट वे से कर रहे हो। उन क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है, आप 100 में से 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो हैं, और भाई आप 20 क्वेश्चन इस वे से कर रहे हो, 20 क्वेश्चन इस वे से, 10 क्वेश्चन बहुत ही गंदे तरीके से कर रहे हो। तो तैयारी करने का पर्पज़ ये होता है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरीके से कर पाएँ। सारे क्वेश्चन नहीं, मैक्स क्वेश्चन। अगर कोई बंदा 65 या 70 क्वेश्चन बेस्ट वे से करना सीख जाता है और फिर बेटर वे में उसके, मान लो उसने 65 क्वेश्चन कर दिए तो 25 क्वेश्चन आ गए, 65 ही मान लेते हैं या फिर 70 ही मान लेते हैं, 65 ही मान लो, कम थोड़ा सा, तो ये कितने हो गए? 90 हो गए। हाँ, और 10 क्वेश्चन 5-5, वो अगर आप ऐसे भी कर लोगे ना कि 65 क्वेश्चन आपने बेस्ट वे से कर दिए, 25 क्वेश्चन आपने उनके सेकंड बेस्ट वे से कर दिया, आपको वो तरीका स्ट्राइक ही नहीं किया जो उसको करने का बेस्ट तरीका था, थोड़े से लेंदी मेथड से कर दिए, और 5 क्वेश्चन तो बहुत ही लेंदी मेथड से आपने कर दिए, 5 मेथड ठीक ठाक से कर दिए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐसे कर दिए, 10 ऐसे कर दिए, और भी लेंदी से कर दिए। ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आपके 180 प्लस नंबर आ जाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 2 घंटे मिल रहे हैं ना, बेस्ट वे तो बहुत फास्ट है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम हर एक क्वेश्चन को उसके बेस्ट वे से करें। बट मान लो कभी कभी आपने कोई क्वेश्चन किया और आपको एक बेटर मेथड मिल गया, उसे फास्ट मिल गया, तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? तो उस मेथड को सीखना है, बट डिप्रेस नहीं होना है कि यार मैंने तो लंबे से किया था। कई बच्चे ऐसे दिल तोड़ देते हैं, मेरे को कब आएगा? सारे 100 के 100 क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आप बेस्ट वे से। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपके ऊपर प्रेशर है कि 2 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, टाइम निकल रहा है। प्रैक्टिस ही इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन को इस कैटेगरी के अंदर ला पाए। ठीक है, क्लियर है भाई? ए 2-year सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज परचेस्ड फॉर, और मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो सारे क्वेश्चन को मैं इन्हीं मेथड से नहीं करूंगा। एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूंगा, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो रखी है, अपने नोट्स के अंदर है ये है। लेकिन सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम में देखे तो मैं इस मेथड से नहीं करूंगा, नहीं तो मैं 1 घंटे 15 मिनट के अप्रोक्स में पेपर करके बैठ जाऊंगा, मुझे भी 2 घंटे लगते हैं करने में। क्लियर है? A 2-year certificate of deposit is purchased for K rupee if the certificate earns interest at an annual rate of 6%, 6% per annum की रेट है। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हैं, यानी कि 6% डिवाइडेड बाई 4, 1.5%। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू इन रूपी ऑफ द सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द 2 years। ठीक है, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं तो हमने क्वार्टरली की रेट तो निकाल ली, कितने क्वार्टर आएंगे 2 साल में, 1 साल में 4 होते हैं, तो 8 बार आपने रुपये को 1.5% बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने गुना हो गया। ठीक है, तो देखो रुपया 100 से अगर 10% बढ़ जाए, 110% हो जाए,
तो 1.1 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पर रुपया 100 से 101.5% हो गया, तो कितने गुना हो गया? ये हो गया 1.015। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बंदों को यही डाउट रहेगा, वो 1.15 करके मिलेंगे, पता नहीं क्या करके मिलेंगे। ठीक है, एक साल में रुपया एक क्वार्टर में रुपया इतने गुना हो रहा है और हमारे पास 8 क्वार्टर हैं, इसकी पावर 8 इतने गुना हो जाएगा। पहले के था तो अब इतना हो जाएगा, के इंटू दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक पर है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मिस्टर दुग्गल invested rupees 20,000 with rate of interest 20% per annum. The interest was compounded half yearly for the first 1 year. पहले एक साल के लिए हाफ ईयरली, तो 20% पर एनम रेट है, तो पहले एक साल के लिए 10% 2 बार, और फिर नेक्स्ट ईयर इट वाज कंपाउंडेड ईयरली, अगले साल 20%। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्नड इन द एंड ऑफ 2 years? तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली निकाल लेंगे ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, किस परसेंट? यहाँ पे 41। फिर मैंने इक्वेशन क्यों रखा, बहुत ही सिंपल है, क्लियर है, चलो ठीक है। 41 प्लस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई 100, तो 20 5 100, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, 4.2, तो 45.2%। इसका 1% कितना है, 200, 0 2 दूनी 4, 904। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन बी। प्रैक्टिस के लिए ऐसे ही रख लिया होगा। If the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice that of simple interest for 2 years, then the rate of interest per annum is। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके बता देता हूं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है 2 साल की, ठीक है, तो मन ही मन में ये फिगर बना लो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल में? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2 बार I1 और 1 बार I2, 2I1 प्लस I2। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 2 साल में? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 साल में I1, 2 साल में 2I1। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टेन सम इज ट्वाइस, इसका डबल है, ठीक है। तो 2I, इधर 4I है, 2I उधर जाएगा तो उधर सिर्फ 2I रह जाएगा, ठीक है। तो I2 बाई I1 निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है ना। तो अगर I1 1 है तो I2 2 है, तो 2 जो है वो 1 का कितने परसेंट है, वही रेट है। यहाँ पर ये मत बोलना 100% बढ़ रहा है, 100% रेट है, नहीं, 2 जो है वो 1 का कितने परसेंट है, 10% रेट होती है तो हम आगे 10% निकालते हैं, 200% है, डबल है, 200% रेट है। आप ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर रेट R% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज कितना बनता? तो ब्याज बनता 2R प्लस R²/100, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से सिर्फ बनता 2R%, और इसका डबल है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यानी कि 4R। तो 2R जब इधर आएगा तो 2R बच जाएगा, 4R माइनस 2R, R से R गया तो R इज इक्वल टू 200। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, ठीक है जी। ये बताओ, a certain sum was deposited in a bank for 2 years at the rate of 10% compounded annually. From the amount earned, rupees 6150 is withdrawn after 2 years. बैंक में रुपए जमा कराए, 2 साल तक 10% के हिसाब से बढ़ते रहे, 2 साल के बाद इतने रुपए निकाल लिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, जो रुपए बच गए, इज लेफ्ट फॉर द 3rd ईयर। बैंक में रुपए पड़े हैं, 10% का ब्याज मिल रहा है, मान लो आपने रुपए डाले, ठीक है, सेम रेट पर पड़े रहे। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर इज इतने गुना ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर। व्हाट वाज द सम डिपॉजिटेड? कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलते हैं। मान लो आपने 100 रुपये डाले, तो 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली 2 साल में कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा? 10% से 2 साल में 21%, तो यहाँ पर 21 रुपये ब्याज लग जाएगा, और रुपए कितने हो जाएंगे? 121। मैंने 100 यूनिट रुपए माने, मान लो आपने 100 यूनिट रुपए डाले, अब आपके रुपए की वैल्यू होगी 121 यूनिट। अब उसने 6500 रुपये निकाल लिए, माइनस 6500, बट ये यूनिट में है, वो रुपए में है, तो मैं रुपए लिख नहीं सकता, मुझे यहाँ पर यूनिट में निकालना पड़ेगा कि कितनी यूनिट 6500 के बराबर है, फिर बात बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने कुछ यूनिट रुपए निकाल लिए,
कुछ यूनिट रुपए फिर यहाँ पर बच गए, और जो बचे हुए रुपए हैं ये तीसरे साल के लिए पड़े रहे, ये हैं बचे हुए रुपए। अब ये कितने % रेट से ग्रो हो रहे हैं? ये ग्रो हो रहे हैं सेम रेट बोला उसने 10% के हिसाब से, इनके ऊपर 10% ब्याज लग रहा है। अब एग्जामिनर ने ये बताया है कि ये जो तीसरे साल का ब्याज है ये पहले 2 साल के कंपेरिजन में 8/21 है। यहाँ पर 21 रुपये ब्याज लगा, उसका 8/21 गुणा, यहाँ पर 8 रुपये ब्याज लगा। और वैसे ब्याज कितने % लगा? 10%। प्रिंसिपल का 10% 8 है, तो प्रिंसिपल कितना है? 80, यानी कि यहाँ पर रुपये 80 यूनिट थे, उसका 10% 8। अगर 121 रुपये में से कुछ रुपए निकालने के बाद 80 रुपये बच गए, तो 121 में से 80 घटाओ 41 रुपये निकाले होंगे। और एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई साहब 6500 निकाले, तो हमें पता लगा है 41 यूनिट की रुपए की वैल्यू, 41 यूनिट की वैल्यू 6500 रुपये है। तो कितने यूनिट की पूछ रहा है वो? 100 यूनिट की पूछता है जनरली, 100 यूनिट की। तो ठीक है, बता देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6500 ही बताया क्या उसने? नहीं, 6150 बताया। एक यूनिट की वैल्यू हो गई 6150 डिवाइडेड बाई 41, 100 यूनिट की वैल्यू होगी ये, तो ये कितने पर जा रहा है? 41 1 जा 5 जा 15,000, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ। रवि invested an amount at the rate of 2% per annum compounded interest compounded semi annually for 1 year। सेमी एनुअली के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। अगर 1 साल की रेट 2% है तो आधे साल की रेट तो R% हो जाएगी भाई, इससे आते। ठीक, R% मनी ग्रो करना है 6 महीने में 1 साल के लिए, तो 2 बार ग्रो होएगा, 2 बार R% ग्रो होएगा। ठीक, तो एंड राकेश इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट, उतने ही रुपए राकेश ने लगा दिए 2 साल के लिए 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट का रेशियो ये है, तो बताओ आर की वैल्यू। तो आप इजीली बता सकते हो, जो भी उसने बोला है उसको फॉलो करो। 1 साल में R% 2 बार बढ़ जाएगा, तो इसके ऊपर इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा दो, R प्लस R 2R प्लस R² बाई 100%, इतना मनी बढ़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से तो भैया ब्याज इतना लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट से ब्याज कितना लगेगा? वो तो सिंपल है, 1 साल में 3R%, तो 2 साल में 6R%, 3 दूनी 6R%, और इसका रेशो बता रखा है उसने 23/60। 6 ढाई 160, ये 10 हो गया। ठीक है, ये R जब ऊपर जाकर चीज़ों को डिवाइड करेगा तो 2R बाई R 2 बच गया, R से R कट जाएगा, R बाई 100 इज इक्वल टू 23/10। ये 2 जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा -2, तो 10 दूनी 20, 23 माइनस 20 3/10, R/100 इज इक्वल टू 3/10, 0 से 0 गई, R इज इक्वल टू 30, ऑप्शन सी। इसको मैं I1 I2 से भी बता सकता हूँ, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा, बट आपकी समझ तो बढ़ानी है तो बता देते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा, और जोर पड़ेगा जब हम जिम में जोर लगाते हैं। मान लो आप जिम में ऐसी एक्सरसाइज करोगे जिससे जोर ही नहीं लगती है, तो मसल बनेगी ही नहीं, क्योंकि मसल बनती है जब जोर लगेगा। तो दिमाग भी एक मसल है, अगर आपको पता हो तो। मतलब हो सकता है साइंटिफिकली मसल ना हो, फैट से बना हुआ बोलते हैं, बट एक हिसाब से दिमाग ऐसा है कि जोर लगाते हैं तो ग्रो होता है, समझते हैं उस तरीके से भी। तो देखो, 1 साल में रुपया हम बढ़ा रहे हैं, हम 6 महीने में R% लगा रहे हैं, 6 महीने में R% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया P I1 I2, ये मामला मैंने 6 महीने का मानना है, 2 बार का मानना है। 1 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 बार लग रहा है। ठीक है, तो 6 महीने की रेट R% है, तो P का R% ये है, P का R% और I1 का R% ये है, और ये 6 महीने का गैप है, 6 महीने की कार्रवाई चल रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट 6 महीने के हिसाब से लगा है। ठीक है, R% के हिसाब से। ओके जी, तो अब उसने क्या बताया है? उसने ये बताया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये रेशियो है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 2I1 प्लस I2, 2:1 रेशियो होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा होगा I1 और I2 के टर्म में? अब देखो जरा ध्यान से कि 6 महीने में सिंपल इंटरेस्ट, ये 6 महीने की बात है, 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट I1 है, 6 महीने का I1 R% के हिसाब से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा I1 R% के हिसाब से।
ये सालाना रेट कितनी हो गई, यहाँ पर सालाना रेट हो गई 2R%। अगर मैं पर एनम की रेट निकालूं 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट R% के हिसाब से, अगर 6 महीने में R% बढ़ रहा है तो सालाना रेट है 2R%। तो ये 2R% के हिसाब से है I1। और एक्चुअल में रेट कितनी है अपनी, अपनी रेट है भाई साहब 3R%। तो रेट तो एक्चुअल में हमारी 1.5 गुना है ना। ये जो सिचुएशन मैंने 2R% के हिसाब से लिखी है, 2R% पर एनम के हिसाब से, हमारी रेट 1.5 गुना है, तो ब्याज जो है वो 1.5 गुना हो जाएगा। रेट का ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो ब्याज है ये भाई साहब 6 महीने के लिए है, और यहाँ पर 2 साल के लिए बताना है। 2 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 4 बार, तो इसका 4 गुना, तो 2 दूनी 4, तो 6I1 ब्याज होएगा। इसका रेशियो बता रखा है 23/60। 6 से ये 10 पर जाएगा। अब देखो I1 की वैल्यू 10 आ गई, 10 दूनी 20 और 3 23, तो I2 की वैल्यू 3 आ गई। तो रेट कितना होगा, ये 10 है और ये 3 है, तो 6 महीने में कितना बढ़ रहा है, ये 3 इस 10 का कितने परसेंट है, 30%। 6 महीने में R% का ही रेट है ना, R की वैल्यू 30 है। ऐसे समझ आ गया तो भी बढ़िया है, नहीं आया तो भी टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम में तो उसी तरीके से हम करेंगे, वैसे बता रहा हूँ। 1800 is given at 20% per annum simple interest, while rupees 1800 minus P is given as 30% per annum compound interest. If the difference between both the interest at the end of 2 years is this, find P. तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो रुपए वैसे भी स्पीड से बढ़ते हैं और बड़ी रेट से भी दे रखे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने गलत माना है तो P नेगेटिव आ जाएगा, भी आंसर टिक कर ही देंगे। यहाँ पर ब्याज लगा और यहाँ पर ब्याज लगा, उसके बीच में उसने फ़र्क बता रखा है, तो मैं पहले देख लेता हूँ यहाँ पर ब्याज कितने परसेंट लगेगा। 30% पर एनम के हिसाब से 2 साल में कितने परसेंट ब्याज लगेगा, 69%। 30% और 30% को जब आप क्लब करोगे उस फॉर्मूले से 69% ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर ब्याज लगा है 69% ऑफ 1800 माइनस P, और यहाँ पर ब्याज लगा है 20% पर एनम के हिसाब से 2 साल में 40%, 40% ऑफ 1800, और इनके बीच का फ़र्क है 315। ये बता रहा है एग्जाम, P की वैल्यू इजीली बता देंगे। तो 69% ऑफ 1800 माइनस 40% ऑफ 1800, ये आ जाएगा 29% ऑफ 1800, जो कि होएगा 29 × 18 माइनस 69% ऑफ P इक्वल टू 315। अब 69% ऑफ P को मैं उधर ले जाता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, इज इक्वल टू 315 इधर आके घटेगा। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लूँ, 18 न्यू में 162, 18 में 118। मैं जल्दी अगर बोलने की कोशिश करता हूँ तो ऐसे ही होता है, दिमाग तेज चलता है ना जुबान से, तो गड़बड़ है, जुबान भी तेज चलनी चाहिए। 18 न्यू में 162, 16, 18 दूनी 36 और 16 52, 522 माइनस 315, 12 में 5 गए 7, 1 में 1 गए 0, 207। 59% ऑफ P इज इक्वल टू दिस, 1% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू ये है। 23 तिये 23 निम्मे 3 तिये, P इज इक्वल टू 300। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि प्रैक्टिस भी मोर देन एनफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि अगर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपके लिए फ़ायदा ही होएगा। कई क्वेश्चन मैं यहाँ से हटा सकता था कि आप खुद कर लोगे, एक्सरसाइज में डाल के अलग से कर दूँ, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, ये सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के आपकी प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊँ, और उसके बाद आप खुद से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें अकेले, 2 बार 3 बार 4 बार। तो भैया अब एक और मेथड सीख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ट्री मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है। ये कब बेनिफिशियल होएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, मान लो प्रिंसिपल है 1000 रुपये और रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और टाइम है 3 इयर्स। ठीक, तो ये मेथड तब बेनिफिशियल होता है जब एग्जामिनर ये करे कि सिर्फ तीसरे साल का ब्याज बताओ, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज बताओ, सिर्फ तीसरे साल में, 3 साल का ब्याज नहीं बोल रहा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ तीसरे साल का, सिर्फ तीसरे और सिर्फ दूसरे के बीच का अंतर बताओ। मतलब जब वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है तब ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। देखो सर,
यहाँ पर हमें सब कुछ पता लग जाता है, पहले साल में कितना ब्याज लगा, दूसरे में कितना लगा, तीसरे में कितना लगा, तीसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तीसरे के कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे के सिंपल इंटरेस्ट का फ़र्क क्या है, सब कुछ हम पता कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल 1000 रुपये है, यहाँ पर मैं पहले साल का ब्याज लिख रहा हूँ, मान लो रेट 10% है, तो सिर्फ मैं ब्याज लिख रहा हूँ पहले साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या खासियत है, कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है कि हर साल का ब्याज इसमें जुड़ता रहता है, हर साल अमाउंट अपडेट होता रहता है। लेकिन पहले साल के लिए तो प्रिंसिपल यही होएगा, तो पहले साल का ब्याज होएगा इसका 10% 100। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम है। अब दूसरे साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज नहीं, सिर्फ दूसरे साल का। तो ये जो ब्याज है दूसरे साल के लिए, ये जो ब्याज है ये भी उसमें जुड़ जाएगा। एक हिसाब से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सारी प्रिंसिपल का काम करेंगी। तो मैं इसके ऊपर भी 10% लूँगा, इसके ऊपर भी 10%। इसका 10% कितना होगा वो तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसका 10% 100, इसका 10% 10। मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर के लिए जितनी भी वैल्यूज लिखी थी सबके ऊपर ब्याज लगाया, क्योंकि जो ब्याज है वो भी प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर आपको सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कैलकुलेट करना है तो इससे पहले जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो ब्याज हो प्रिंसिपल हो, क्योंकि ब्याज प्रिंसिपल में ऐड हो चुका, नया प्रिंसिपल अपडेट होगा, अब नया प्रिंसिपल ये सारा है, तो हर एक वैल्यू पर ब्याज लगेगा। इसका 10% 100, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 1। ये तीसरे साल का ब्याज, सिर्फ तीसरे साल का ब्याज कितना लगा है 121। सिर्फ दूसरे साल का ब्याज 110। अगर वो पूछे 2 साल का ब्याज तो इन दोनों को जोड़ दो, ये 2 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज तो इन सबको जोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर पाए, अगर वो ये पूछ रहा है आपसे कि थर्ड ईयर का CI है और 2 ईयर का, सेकेंड ईयर का नहीं, 2 ईयर का SI, इनका डिफरेंस, तो थर्ड ईयर का CI कितना है, थर्ड ईयर का CI है ये 121। 2 साल का SI, अब SI क्या होता है, SI ये है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना तो सिर्फ इनको देख लेना, सिर्फ इनको। पहले साल का ब्याज 100, अगले साल का ब्याज भी 100 ही होएगा। सिंपल इंटरेस्ट वो बदलता थोड़ी है, अगले साल का ब्याज भी 100। तो ऊपर जो पट्टी लिखी होती है सिंपल इंटरेस्ट सारा आ जाएगा सिर्फ ऊपर वाली पट्टी से। तो वो 2 साल का पूछ रहा है, तो पहले साल का ब्याज 100, अगले साल का ब्याज भी 100, सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हो गया 200। तो इनके बीच में आप फर्क बता पाओगे, सिर्फ तीसरे साल के CI और दूसरे साल के SI में। वो हम क्वेश्चन करेंगे एक आधे, एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे लगेगा, क्लियर। पहले सिर्फ निकाल लें। मान लो प्रिंसिपल जो है दैट इज कुछ भी मान लो, या फिर मान लो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि रेट इज 16.66% पर एनम है, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर, और इस हिसाब से एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दे रखा है, आगे वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस केस में मैं प्रिंसिपल को क्या मान लूँगा, टाइम 3 ईयर है, मुझे पता है रेट 1/6 है, रेट 1/6 है, तो मैं 6 का क्यूब मान लूँगा कि भैया 216 है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया 216, और फिर क्वेश्चन की सिचुएशन से मैं इक्वेट कर दूंगा। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होएगा, इसका 1/6 यानी कि 36। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होएगा, दोनों के ऊपर लगाएंगे, इसका 1/6 36, इसका 1/6 6, ये दूसरे साल का है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होएगा, सब के ऊपर लगाएंगे, इसका अब बार बार मैं इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाता कि बार बार, अब हमें पता है ऊपर तो 36 आ ही रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये पता लग जाएगा। फिर इसका 1/6, इसका 1/6 यानी कि 6 और 6, इसके ऊपर लग चुका, इसके ऊपर, इसके ऊपर, अब इसका 1/6 1। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हमने 216 के ऊपर ब्याज लगाया तो ये आया था, तो 36 क्या है, 36 I1 है, और 36 के ऊपर ब्याज लगाया तो 6 आया, ये I2 है, और जब 6 के ऊपर ब्याज लगाया तो 1 आया, ये I3 है। एक बार हम अपने रेशियो मेथड को वेरीफाई करके देखें। रेशियो मेथड बोलता है कि फर्स्ट एक ईयर का जो SI है, एक ईयर का सॉरी CI है, वो सिर्फ I1 है। एक ईयर में SI और CI में कोई फर्क नहीं होता। देखो एक ईयर का CI ये रहा, 2 ईयर का CI 2:1 है, यानी कि 2 I1 1 I2। ये देखो 2 ईयर का CI,
ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, 2 साल का, 2I1 और एक I2। ये I1 है, ये I2 है। 3 ईयर का CIE मैंने आपको बताया कि 331 है। 3 बार I1, देखो 3 साल का तो ये पूरा हो जाएगा। 3 बार I1, 3 बार I2 और 1 बार I3, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये सिर्फ 1 साल का है, मतलब कि फर्स्ट ईयर का है, ये सेकंड ईयर का है, 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर सिर्फ दूसरे ईयर का, ये थर्ड ईयर का। ठीक। और ये क्वेश्चन तब भी काफ़ी, सॉरी ये मेथड तब भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है जब एग्जामिनर कुछ ऐसा काम कर दे कि भैया जो रेट है वो फर्स्ट ईयर के लिए मान लो उसने कुछ भी कर दिया 25% है, सेकेंड ईयर के लिए उसने बोल दिया 12.5% है, थर्ड ईयर के लिए उसने बोल दिया 16.66% रेट है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट तो भी हम बता सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, इजीली हम बता सकते हैं कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़र्क, और ऐसी वैसी बातें कर रहा है जिनमें हमें स्पेसिफिक होना पड़ रहा है। तो उस केस में ये मेथड यूजफुल होता है। 25% का मतलब है 1/4, इसका मतलब है 1/8, इसका मतलब है 1/6। तो 6 चौके 24, 8 192, तो मैं अपने प्रिंसिपल को 192 मान लेता हूँ। तो अब मैं फर्स्ट साल का ब्याज निकाल पाऊंगा। फर्स्ट ईयर में रेट क्या था 1/4, इसका 1/4 4 से डिवाइड करो इसको, 48। वो मैंने यहीं से 4 निकाल लिया, इन तीनों का प्रोडक्ट ही बनाया ना, 8 से 48। सेकंड ईयर का ब्याज, अब सेकंड ईयर में जो ब्याज लग रहा है वो 1/8 लग रहा है। अब यहाँ पर 48 मत लिख देना, सेकंड ईयर में जो ब्याज लग रहा है वो 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8। तो इसका 1/8 कितना होएगा भाई साहब, 8 निकालो, 6 चौके 24 ही होएगा, 24। ठीक है, इसका 1/8 कितना होएगा, 8 6 48 है। सेकंड ईयर का ब्याज ये है। थर्ड ईयर का ब्याज भाई, अकेले थर्ड ईयर का ब्याज बताना है, तो अब की बार ब्याज 1/6 लग रहा है, तो इसका 1/6 32, इसका 1/6 6 8 48, इसका 1/6 6 रुपये, सॉरी 1/6 है ना, 6 चौके, और इसका 1/6 1। ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई थर्ड ईयर के CI और 3 साल के SI, तो 3 साल का SI क्या है मैंने बताया, ऊपर वाली पट्टी है। ये जो नीचे लिखे हैं ये ब्याज के ऊपर ब्याज हैं, ऊपर सिर्फ ब्याज है। तो सिर्फ ये भी नहीं है कि इसका 3 गुना कर दोगे, क्योंकि रेट बदल रही है, SI भी बदल रहा है। SI में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, बट रेट बदलेगी तो बदलेगा ही ना। पहले साल रेट 5% है, अगले साल रेट 10% है, तो अगले साल SI डबल लग रहा होगा। तो ये पहली पट्टी SI को डिनोट करती है, और सबको जोड़ दोगे तो CI निकला है। ठीक, तो अभी कुछ क्वेश्चन करें। इतना सारा मैंने इसलिए समझाया कि इन क्वेश्चंस को आप खुद कर पाओ, और इस चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने ही बनाया है। द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का CI ऑन ए सम एट 12.5% पर एनम इज ₹850। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो वो कितना स्पेसिफिक हो गया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते, बट अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर पाओगे। ठीक है, जब वो स्पेसिफिक हो गया कि तीसरे साल का CI, सेकंड ईयर का SI, मतलब ऐसे वैल्यूज पिक कर रहा है, तो दूसरे मेथड से बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम ऐसा मेथड चूज करेंगे जिसमें हर एक चीज़ हमारे सामने लिखी रहती है। क्या इस मेथड से बाकी क्वेश्चन नहीं कर सकते? कर सकते हैं वो सारे भी ना। तो द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पर रेट कितनी है भाई साहब, 12.5% यानी कि 1/8, और CI ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का CI भी इन्वॉल्व है, तो मैं 3 साल की कंडीशन लेके चलूंगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो 8 का क्यूब मैंने 512 मान लिया प्रिंसिपल को। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज, इसका 1/8 यानी कि 64। ठीक है, सेकंड ईयर का ब्याज, अब मैं ये I1 I2 I3 नहीं लिख रहा है, मैं फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर को मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि ये बेस्ट मेथड है करने का, बट आपके मेथड मिक्स हो सकते हैं, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। तो 2-3 बार जब आप इसको करोगे तो आप बेस्ट हो जाओगे। इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर 1/8, रेट चेंज नहीं हो रही, तो ये 64 ही रहेगा। इसके ऊपर 1/8 8। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, इसके ऊपर 1/8 64, रेट चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसका 1/8 8, इसका 1/8 8, और इसका 1/8 1। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 1/8 8 है, तो इसका भी 8 ही होएगा, 8 8 16 इकट्ठा भी लिख सकते हैं।
अब उसने क्या बोला है वो देख लेते हैं। उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन CI ऑफ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का CI कितना है भाई साहब, ये है, एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये फर्स्ट ईयर का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट तो इससे डिनोट होता है, फर्स्ट ईयर का भी इतना, सेकंड का भी इतना, थर्ड का भी इतना। इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो क्या है, 64, 8, 8, 1 और खाली 64, तो 64 से तो 64 कट गया, 8, 8, 16 और 1, 17, 17 का फर्क है। जो चीज़ हमारे हिसाब से 17 है वो एग्जामिनर ने बता रखी है कि 850 है, 50 गुना है। और क्या पूछ रखा है, उसने पूछ रखा है फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये सारा 72, 72 की वैल्यू बतानी है, तो 72 का 50 गुना हो जाएगा भाई, 3600, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो जब एग्जामिनर स्पेसिफिक हो जाता है तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एक रेट चेंज जब होती है तो वो क्वेश्चन भी कर लो। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹36, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए रेट है जिसकी फ्रैक्शन 1/7 है, सेकेंड ईयर के रेट की 1/9 है। तो मैं 9, 7, 63, 9 और 7 का मल्टीपल 63 मान लूंगा प्रिंसिपल को। अब फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होएगा, फर्स्ट ईयर में ब्याज लग रहा है 1/7 के हिसाब से, तो इसका 1/7, 7 में 63। सेकेंड ईयर में ब्याज लग रहा है 1/9 के हिसाब से, इसका 1/9 7, इसका 1/9 1। अब ये देख लो, सब कुछ आ गया हमारे सामने। द डिफरेंस बिटवीन CI इन 2 ईयर्स एंड CI ऑफ फर्स्ट ईयर, 2 साल का CI और 1 साल का CI। ये 1 साल का है, ये पूरा 2 साल का, इनके बीच में फर्क कितना होगा, 7 और 1, 8 का। अगर 8 की वैल्यू 36 है तो वो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36/8, प्रिंसिपल हमने मान रखा है 63, 63 की वैल्यू बतानी है। 4 दूनी 8, 4 में 36, 9 3 27, 9 6 54 और 2 56 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 3 6, 283.5, दैट इज ऑप्शन है। ठीक है। सो इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर इतना ही। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो कंटेंट हम कर रहे हैं उससे बाहर कोई कंटेंट आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जो हमारा कंटेंट है, और जो कंटेंट के अंदर 2 चीज़ आती हैं, दोनों कंटेंट के अंदर, एक तो चीज़ आ गई क्वेश्चंस की जो कलेक्शन है, उनका लेवल क्या है, उनकी रिलेवेंसी क्या है, उनका नेचर क्या है, मतलब सब कुछ है, वो किस स्ट्रक्चर में अरेंज्ड है, सब कुछ कंटेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए मैं कंसेप्ट्स कौन से यूज़ कर रहा हूँ, ये दी बेस्ट हैं। अब हो सकता है आपको ये लगे कि सर सब ही दी बेस्ट बोलेंगे, बट ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं 2 चीज़ों को कब कंपेयर कर सकता हूँ, जब मैं वो दोनों चीज़ों को देख चुका हूँ, तो मैं सब कुछ देख चुका हूँ। कहीं पर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ मिल रही है तो वो मैं पिक भी कर चुका हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और चीज़ों को मैं इस तरीके से डेवलप कर चुका हूँ कि कहीं से कोई पॉजिटिव चीज़ मिली, उसका भी अगला वर्जन फिर 2 अलग अलग बंदों का दिमाग लगता है तो कुछ बैटरी मिलता है दोनों के इंडिविजुअल से, 1 और 1 11 होते हैं ना। तो दी बेस्ट चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कोर्स कर लिया, जब तक आपके पास टाइम है इसी को रिपीट करते रहो। इससे बाहर अगर आपने कुछ करना है तो मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट से ही अगर कुछ नए क्वेश्चन करने हैं तो मॉक टेस्ट ही देते रहो। इन मॉक टेस्ट के ऊपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते रहो। मॉक टेस्ट कैसे देते हैं मैंने यूट्यूब पर बता रखा है, बहुत सारी वीडियो होंगी। Tier 1 का कैसे देना है, Tier 2 का कैसे देना है, बस अपने ही कंटेंट से एग्ज़ाम आएगा। उस कंटेंट हम एग्ज़ाम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, 100, 150, 200 जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट से एग्ज़ाम देना आएगा और इस कंटेंट से क्वेश्चन सोल्व करने आएंगे। क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं तो ये नहीं है कि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे, ठीक है। टाइम अच्छे से मैनेज कैसे कर पाओगे आप, देखो 3 चीज़ें हैं। कोर्स को एक बार देखोगे तो आपको नॉलेज होएगी, फिर कोर्स को 3-4 बार करो। हो सकता है आप वीडियो को 3 बार ही करो, PDF को 4 बार करो, PDF को 5 बार करो। कोर्स को बार बार करोगे तो नॉलेज और बढ़ेगी प्लस प्रैक्टिस होएगी।
कोर्स को बार बार करना भी ज़रूरी है, भले ही आप उसके बाद 1.5 गुना पे कर लो, अगली बार जब करो। और उसके बाद तीसरी चीज़ क्या चाहिए कि भैया टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगी? जब बार बार मॉक दोगे, बार बार मॉक दोगे। मॉक देने से कई बार बच्चों को डर लगता है, क्यों? सर नंबर कम आ रहे हैं, तो वो अगली बार देते ही नहीं। अरे तभी तो बढ़िया आएंगे। अभी कम आ रहे हैं, अगले में भी कमाएंगे, अगले में भी कमाएंगे, अगले में भी कमाएंगे, अगले में थोड़े से बढ़ेंगे, फिर थोड़े से बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब कम आएंगे, आप बच गए। अब बोलोगे एक छोटा बच्चा है, वो चल नहीं पा रहा, वो उठा और वो गिर गया, वो बोला मैं चल ही नहीं पा रहा, अब मैं चलूंगा ही नहीं, अब मैं लेटा ही रहूंगा। तो क्या वो पूरी ज़िंदगी चलेगा? नहीं, वो 10 बार 20 बार गिरेगा, धीरे धीरे चलेगा, गिरने के चांसेस धीरे धीरे कम होंगे, फिर वो दौड़ने भी लगेगा। तो ये आपकी पूरी तैयारी का जाल है, ठीक है। और जो अपना कंटेंट है उसे ही रिपीट करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतनी तसल्ली रखो कि इसके बाहर कुछ नहीं चाहिए, और वैसे धीरे धीरे आपको खुद भी फील हो रहा होगा। अगली क्लास में मिलते हैं।